चैप्टर 46। अब आगे। हल्की ठंडी हवा अब भी गार्डन में बह रही थी। चारों तरफ बिखरी फेरी लाइट्स बुझने लगी थी और चांदनी अपने फीके उजाले में सब कुछ धुंधला कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, पर वेद अब भी वही था, उसी बेंच पर, जहां कुछ घंटे पहले वह हंसते चेहरों से घिरा था। अब बस सन्नाटा था और एक अधूरी बातचीत का बोझ। उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर कुछ खोज रही थी, या शायद कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी। हर स्क्रॉल के साथ एक याद उभर आती, देविका की हंसी, उसकी बचकानी बातें। उसी दिन सब कुछ बदल गया था। कुछ दूरी पर देविका अपनी कार के पास खड़ी थी। वो एक पल को मुड़ी, निगाहें सीधे वेद पर टिकी। उसके कदम थमे, पर दिल नहीं। वो चाहती थी कि वो कुछ कह दे, रोक ले, पुकारे। पर वेद अब भी फोन पर झुका था, जैसे दुनिया की सारी बातें उसी स्क्रीन में हो, बस देविका की न हो। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, चलो, मैं ड्राइव करता हूँ। देव आ चुका था। वो अपने कोट के बटन बंद करते हुए पास आया और देविका की आंखों में गहराई से देखा। देविका ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। डैड, आप अब तक गए नहीं? देव ने उसकी बात अनसुनी करते हुए दूर बेंच की तरफ इशारा किया। क्या बात की उससे? देविका ने उदासी से सिर झुकाया। वो कोई जवाब ही नहीं देता, जैसे मैं उसके लिए अब कुछ भी नहीं। देव ने गहरी सांस ली, फिर आधे मजाक आधे दर्द भरे लहजे में बोला, अगर मेरी न सुन रही, तो तेरी उसकी शादी करवा दूं। कम से कम तब तो बात करेगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनों यूं ही अपने जज्बात दबाते रहो और उसे कोई और ले जाए। देविका का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में नमी झिलमिलाई और होंठ कान पे। डैड, ऐसा मत कहिए, उसने धीमे से कहा। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, चाहे वो किसी और का हो जाए। देव ने उसका कंधा थपथपाया, मुस्कुराने की कोशिश की। तो फिर शादी कर लो उससे। फिर देखना, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा उसे। आखिर बीवी से बचकर कोई गया है क्या? तारांकन तारांकन। देविका हल्की सी हंसी हंस दी, मगर वो हंसी जैसे उसकी आंखों की नमी छिपाने की नाकाम कोशिश थी। उधर दूर वेद ने एक पल को सिर उठाया। वो जानता था, देव और देविका उसी की तरफ देख रहे हैं। वो जानता था, वो बात उसी पर हो रही है। पर फिर भी उसने स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली, जैसे कुछ भी महसूस नहीं किया हो। जैसे उस पर अब किसी की बात असर नहीं करती। देव और देविका कार में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ। हेडलाइट्स ने बगीचे की बेंच को एक पल के लिए रोशन किया, जहां अब भी वेद बैठा था, अपने फोन की रोशनी में खोया हुआ। कार धीरे धीरे दूर जाती रही। देविका ने पीछे मुड़कर शीशे में देखा। वेद अब धुंधला पड़ चुका था, मगर फिर भी देख रहा था, जैसे वो उसकी जिंदगी से गया नहीं, बस धुंध में गुम हो गया हो। कार के बाहर सन्नाटा था, पर उनके बीच अनकहे लफ्जों का तूफान चल रहा था। एक अधूरी मोहब्बत का, जो ना शुरू पूरी तरह हुई थी, ना खत्म। वेद अपने कमरे में बैठा था। रोशनी बस उतनी थी जितनी टेबल लैंप से निकल रही थी। बाहर हल्की हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। वो अपने फोन की स्क्रीन पर देविका की एक पुरानी फोटो देख रहा था। वही मुस्कान, वही मासूमियत, जो अब सिर्फ यादों में रह गई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, काश, काश मुझे पहले पता होता कि तुम देव जिंदल की बेटी हो। तो शायद हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होता। वो पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है और दिमाग उसे वापस खींच ले जाता है, 1 साल पहले की उस रात में। 1 साल पहले वेद अपने डैड विराज वशिष्ठ के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर जिद थी, लेकिन आंखों में प्यार की चमक। विराज अपने हाथ में विस्की का गिलास लिए सोफे पर बैठे थे और सामने टीवी पर बिजनेस चैनल चल रहा था। वेद ने कहा, डैड, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। विराज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, फिर वही बात ना, उस लड़की की। वेद चुप रहा, बस सिर झुका लिया। विराज ने ठंडी हंसी के साथ गिलास टेबल पर रखा। देखो वेद, वो लड़की एक नई मॉडल है। कामयाब नहीं, नाम नहीं, खानदान नहीं। और तुम इस वशिष्ठ खानदान के बेटे हो। वो ग्रुप तुम्हें संभालना है। तुम्हारे उस भाई से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। मैं तुम्हारी शादी किसी आम लड़की से नहीं कर सकता। वेद की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। लेकिन डैड, मैंने उससे स्टेटस देखकर प्यार नहीं किया था। उसने मुझे सिखाया क्या होता है सच्चा प्यार, सच्ची इंसानियत। विराज ने एक तीखी नजर वेद पर डाली। प्यार, प्यार से पेट नहीं भरता, वेद। ये दुनिया नाम और स्टेटस से चलती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की वजह से मेरा नाम नीचा हो। वेद का स्वर भर्रा गया। क्या आपके लिए स्टेटस मेरी फीलिंग से बड़ा है? विराज ने गुस्से से कहा, हाँ, बहुत बड़ा। एक आम लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती।
या तो तुम उससे ब्रेकअप करो या मेरी लाश से गुजर कर उसे यहाँ लाना। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद कुछ पल खड़ा रहा, आंखों में आंसू तैरते हुए। फिर धीरे से बोला, ठीक है, अगर यही आपकी खुशी है तो मैं अपना प्यार भूल जाऊंगा। वो कमरे से निकल गया, लेकिन पीछे दरवाजे के उस पार उसकी दुनिया टूट चुकी थी। अपनी माँ के जाने के बाद एक उसके डैड ही थे जिन्होंने उन्हें प्यार दिया। उस पिता के ये कहे कुछ शब्द उसकी मोहब्बत से ऊपर थे। वर्तमान में वेद ने फोन स्क्रीन पर उंगली फिराई। वो डेवका की प्रोफाइल फोटो पर रुका। अब उसे देखकर वो बस सोच सका, तुम अब भी वैसी ही हो डेवका, बस अब तुम्हारे और मेरे बीच एक नाम खड़ा है, तुम्हारे पिता का और मेरे पिता का नाम। वो हल्की हंसी हंसा, जो खुद पर थी। पहले पता होता कि तुम देव जिंदल की बेटी हो तो शायद मैं तुम्हें इस तरह खोने की हिम्मत कभी न करता। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब तो बस यही सुकून है कि तुम खुश हो, चाहे मेरे बिना ही सही। तुम्हें आज वो मुकाम मिला है जो तुमने कभी चाहा था। कमरे में सन्नाटा गहराता गया और बाहर आसमान में एक टूटता तारा लुप्त हो गया, शायद किसी अधूरी दुआ का निशान छोड़कर। शुभ का कमरा हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ था। बाहर खिड़की से आती हवा पर्दे हिला रही थी और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। शुभ ने अपनी शर्ट बदल दी थी और अब वो बिस्तर पर आधा लेटा, छत की ओर टकटकी लगाए किसी गहरी सोच में खोया था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे किसी सवाल का जवाब वहां नहीं, कहीं और छिपा हो। थोड़ी देर बाद अन्वी कमरे में आई। उसने ढीले बालों को पीछे किया, साड़ी बदलकर नाइट सूट पहन रखा था। जैसे ही उसने शुभ को देखा, वो मुस्कुराई, लेकिन शुभ का चेहरा गंभीर था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बोला, अन्वी, तुम अंश और सोना को कल हमारे घर बुला सकती हो। अन्वी ने रुककर उसकी ओर देखा। क्यों? शुभ ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मुझे सोना से मिलना है। अन्वी के चेहरे पर हल्की उलझन आई। सोना से? क्यों शुभ? शुभ ने धीमे लेकिन गहरे भाव से कहा, जब वो मेरे आसपास होती है ना, पता नहीं क्यों मुझे एक अपनापन महसूस होता है। जैसे जैसे वो मुझसे किसी अजीब से रिश्ते में बंधी हो। मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ, सोना को देखना चाहता हूँ। मुझे उसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। चैप्टर 47। अब आगे। अन्वी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। ठीक है, मैं कल सुबह बात करती हूँ। फिर उसने नर्म आवाज में कहा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वो शुभ के पास आकर धीरे से बिस्तर पर लेट गई। शुभ ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी तरफ करवट लेकर लेट गया। कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। सिर्फ चांदनी पर्दे से होकर उनके चेहरों पर गिर रही थी। कुछ देर बाद अन्वी को शुभ की सांसों की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, नींद की, सुकून की। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, वो हल्के से पलटी और ठिठक गई। शुभ नींद में था और उसका सिर अन्वी के सीने पर था, जैसे किसी बच्चे को नींद में अपनी माँ का सुकून मिल गया हो। उसके हाथ अनजाने में अन्वी के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। अन्वी कुछ पल तक बस उसे देखती रही। वो शुभ, जो दिन भर सख्त, व्यस्त और जिम्मेदार दिखता था, इस वक्त एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आई। वो धीरे से बोली, ये तो सच में छोटे बच्चे की तरह सोता है। उसने सावधानी से शुभ का सिर हटाया, तकिए पर रखा और खुद धीरे से उठकर खिड़की की ओर चली गई। सुबह का उजाला फैलने लगा था। कुछ मिनट बाद उसने अपने वर्कआउट शूज पहने, बाल बांधे और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे शुभ अब भी उसी मासूमियत में सोया था, जैसे उसे पता ही न हो कि उसकी नींद ने किसी के दिल में एक अजीब सी शांति छोड़ दी है। सुबह की हल्की धूप खिड़की के झरोखों से भीतर झांक रही थी। कमरे में सुनहरी किरणें शुभ के चेहरे पर गिर रही थी। उसने करवट बदली, आंखें धीरे धीरे खोली। चारों ओर सन्नाटा था, बस बाहर बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट और कहीं दूर पानी की बौछार की आवाज आ रही थी। वो उठा, हल्के से अपनी आंखें मली और नजरें खिड़की की ओर गईं, जहां बालकनी में अन्वी योग कर रही थी। पर्दे से झांकती रोशनी के पार अन्वी दिखाई दी, योगा मैट पर शांत भाव से बैठी, गहरी सांस ले रही थी। वो नीले रंग के ट्रैक सूट में थी, बाल ऊंचे बन में बंधे हुए। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़कर एक सुनहरी आभा बना रही थी। उसके हर मूवमेंट में सुकून था, जैसे समय थम गया हो। शुभ बालकनी के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। एक पल के लिए उसकी आंखें कुछ कह गईं। शायद ये वही शांति थी जिसे वो सालों से तलाश रहा था। अन्वी अब ध्यान मुद्रा में थी। उसकी सांसों की लय कमरे की हवा में घुली थी। शुभ हल्के कदमों से उसके पास पहुंचा, बिना कोई आवाज किए। वो कुछ दूर खड़ा होकर बोला, तुम्हें ऐसे देखता हूं तो लगता है तुम इस दुनिया की नहीं, किसी और सुकून की हिस्सा हो।
अन्वी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें शुभ से मिली। चेहरे पर मुस्कान थी, न हल्की न गहरी, बस एक शांत भाव। वो उठी, बोली, इतनी तारीफ सुबह सुबह किस लिए? नींद पूरी हो गई क्या? शुभ ने सिर खुजाते हुए मुस्कुराया। नींद तो तभी पूरी हुई जब तुम्हें देखा। अब चलो जल्दी से अंश के पास कॉल करो। अन्वी ने उसे घूर कर देखा। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। शुभ ने बेचैनी से कमरे में टहलते हुए कहा, अब तो जल्दी से अंश को फोन करो ना। अन्वी, सोना के बारे में पूछो। अन्वी ने उसे घूर कर देखा। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ थी। शुभ, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? सुबह सुबह किस बात की जल्दी है? शुभ ने होंठ काटते हुए गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं अन्वी, लेकिन उस लड़की में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आता। बस एक बार मिलना है उससे। अन्वी ने बिना कुछ कहे कमरे के अंदर जाकर फोन उठाया। वो जानती थी शुभ जब किसी चीज को लेकर जिद पर आ जाए, तो फिर उसे रोकना नामुमकिन होता है। उसने अंश का नंबर मिलाया। कॉल बजते ही दूसरी तरफ से अंश की नींद भरी आवाज आई। हेलो दी, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया आपने? शुभ तुरंत पास आ गया और फुसफुसाया, स्पीकर पर करो ना। अन्वी ने उसे तीखी नजर से देखा, जैसे कह रही हो, थोड़ा सब्र रखो। फिर फोन स्पीकर पर रख दिया। अंश, अन्वी ने शांत आवाज में कहा, क्या तुम और सोना आज हमारे घर आ सकते हो? फोन की दूसरी ओर कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अंश की धीमी आवाज आई, दी, सोना की मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो नए लोगों में जल्दी एडजस्ट कर सके, भीड़ देखकर घबरा जाती है। शुभ ने बेसब्री से आगे झुकते हुए कहा, तो फिर पूछो ना, हम आ सकते हैं क्या? अन्वी ने उसे एक पल देखा। शुभ की आंखों में जो बेचैनी थी, वो किसी साधारण जिज्ञासा से कहीं ज्यादा थी। वो जानती थी ये सिर्फ किसी लड़की से मिलने की बात नहीं थी, ये कुछ और गहरा था, शायद कोई अनजाना रिश्ता, कोई अधूरा जवाब। उधर से अंश की हंसती हुई आवाज आई, ठीक है जीजू, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, मैं हूं ना, संभाल लूंगा उसे। कॉल करते ही शुभ ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी लंबे इंतजार का एक कदम पूरा हो गया हो। अन्वी ने कॉल डिस्कनेक्ट की और जैसे ही मुड़ी, शुभ को गुस्से से देखा। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो शुभ? वो कोई आम लड़की नहीं है। अंश ने कहा, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, फिर भी तुम। शुभ ने उसके बीच में बात काट दी, थोड़ा अधीर होकर बोला, अन्वी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने उसे देखा था ना, तो ऐसा लगा जैसे वो पहले से मेरे किसी बहुत करीब की है, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। अन्वी कुछ पल उसे देखती रही। शुभ की आंखों में सच्चाई थी, और एक गहरी बेचैनी भी। उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, तुम शांति से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। शुभ मुस्कुरा दिया, बस इतना सुनने का इंतजार था। अन्वी बालों में जूड़ा बनाती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। शीशे में उसका चेहरा सुबह की सुनहरी रोशनी में और निखर आया था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी चूड़ियां पहनी, फिर कानों में छोटे से झुमके डाले। आखिर में जब उसने सिंदूर की डिब्बी उठाकर मांग भरी, तो उसकी आंखों में एक सुकून झलक उठा, जैसे हर दिन शुभ के नाम का एक नया वादा हो। उसने आज हल्के पिंक रंग की जॉर्जेट साड़ी पहनी थी, जो उसके गले से ढलती हुई कमरे की मंद हवा में लहरा रही थी। शुभ उस वक्त वॉशरूम में था, और कमरे में सिर्फ हेयर ड्राई की धीमी गूंज और पर्दों की सरसराहट थी। तभी शुभ के गेमिंग डेस्क पर रखा फोन अचानक बज उठा। कोड ब्लू, इनकमिंग कॉल। स्क्रीन पर यही लिखा था। अन्वी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर उसने सोचा शायद इम्पोर्टेंट कॉल होगी। पर फोन लगातार बजता रहा, बार बार, बिना रुके। उसने आखिर झुंझलाकर फोन उठाया, और वॉशरूम के दरवाजे की ओर जाते हुए बोली, शुभ, तुम्हारा फोन है, बार बार बज रहा है। और ये कोड ब्लू नाम क्या है? कुछ अजीब सा लग रहा है। अंदर से शौर्य की आवाज बंद हुई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला, और अन्वी की सांसें एक पल को थम सी गईं। शुभ बस एक सफेद टॉवल में था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसके चौड़े कंधों से होते हुए छाती पर गिर रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, और वो फोन की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, अरे, वो मेरा प्राइवेट कॉन्टैक्ट है। अन्वी अचानक हड़बड़ा गई। उसने निगाहें झुका ली और जल्दी से फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। ये लो तुम्हारा फोन। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। फोन हाथ में देते ही वो पलटकर कुछ कदम पीछे हटी, और मुड़कर ड्रेसिंग टेबल की ओर चली गई। शुभ मुस्कुरा दिया। उसने देखा कैसे अन्वी के कानों तक लाली दौड़ गई थी। उसके गालों पर हल्की सी शर्म की चमक थी, और वो अपने झुमके ठीक करने का बहाना कर रही थी, ताकि नजरें मिलाने से बच सके। फोन उसके हाथ में बजता ही रहा।
स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, कोड ब्लू। इस बार शुभ की आंखों में हल्की सी चिंता तैर गई। उसने फोन उठाकर कॉल रिसीव की और धीमी आवाज में बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ। कमरे में अब दो खामोशियां थीं। एक अनवी की, जो अब भी अपने दुपट्टे को सही करने में लगी थी, और दूसरी शुभ की, जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने अनवी से अब तक कभी नहीं बताया था। चैप्टर 48। अब आगे। अनवी नीचे सीढ़ियां उतरती हुई आई। उसके कदम धीमे मगर संयमित थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान और झिझक साफ झलक रही थी। वो जाकर विराज और मिष्टी के सामने झुकी। पैर छूती हूँ पापा। मासी माँ। विराज ने उसे सहजता से आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, सदा मुस्कुराती रहो। उनके स्वर में अपनापन था। मिष्टी ने हल्की सी मुस्कान के साथ मगर व्यंग्य से कहा, अनवी, बहू का काम सबसे पहले आकर किचन संभालना होता है। यहाँ तो हमारी बहू ब्रेकफास्ट बनने के बाद नीचे उतर रही है। उनके शब्दों में मिठास से ज्यादा नोकझोंक थी। अनवी ने झट से सिर झुका दिया। सॉरी मासी माँ, कल से जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर वो मुड़ी ही थी कि पीछे से शुभ की आवाज आई, तेज और ठंडी। अनवी, तुम किसी आउटसाइडर को सॉरी क्यों बोल रही हो। हॉल में सन्नाटा खींच गया। सबकी नजरें शुभ पर टिक गईं। वो आगे बढ़ा। उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा था। इस घर के नियम कौन बनाएगा, पापा? आप, या फिर कोई बाहर वाली? उसने सीधा मिष्टी की तरफ देखा। विराज कुछ कहना चाहते थे, मगर शब्दों को गले में ही रोक लिया। मिष्टी का चेहरा सख्त हो गया। अनवी के लिए वो पल भारी था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। शुभ उसकी तरफ मुड़ा। नजरें मुलायम हो गईं। अनवी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। अंश के घर चलना अब कभी और सही। वो किचन की मेज से एक सैंडविच उठाता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने मुड़कर कहा, सुनो, तुम्हें किसी की सुनने या खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ठहरा, फिर उसी आत्मविश्वास से बोला, जो दिल करे वही करो। शुभ का ये एक वाक्य जैसे अनवी के भीतर उतर गया। मिष्टी का चेहरा और तना, मगर अनवी ने अब सिर झुकाया नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी दृढ़ता उभर आई, जैसे पहली बार उसने महसूस किया हो कि इस घर में उसकी आवाज भी है। शुभ के जाने के बाद हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, और उसी के साथ मिष्टी की जुबान खुली। इस शुभ जैसे निठल्ले लड़के के पास भी अब इम्पोर्टेंट काम आ गए। उसके लहजे में तीखी तंज थी, जैसे किसी पुराने गुस्से का जहर टपक रहा हो। अनवी, जो अब तक खामोश थी, धीरे से बोली, मासी माँ, जरूरी नहीं जो हमें दिख रहा है वही सच हो। क्या पता टेक्नोलॉजी में भी इनकम हो। वो जानती थी शुभ के बारे में किसी की बुराई वो सह नहीं सकती। उसके शब्द नर्म थे, मगर उनमें भरोसे की ठोस परत थी। मिष्टी ने तिरछी नजर से अनवी को देखा, जैसे उसे जवाब देने ही वाली हो। पर तभी विराज ने तेज स्वर में कहा, मिष्टी, तुम इस शादी में शामिल होने आए हो या मेरे बच्चों पर सवाल उठाने? कमरे का माहौल ठिठक गया। विराज का गुस्सा विरल था, लेकिन जब भी आता हवा तक थम जाती थी। मिष्टी ने होंठ भींच लिए, मगर चुप हो गई। उसी वक्त ऊपर से सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। वेद धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में नींद और नाराजगी दोनों थीं। मासी माँ, उसने गहरी आवाज में कहा, जो बातें भाई आपके बारे में कहते हैं, क्या आप उन्हें सच साबित करना चाहती हैं? वातावरण एक पल में ठंडा पड़ गया। मिष्टी की आंखें फैल गईं, और वेद आराम से डाइनिंग चेयर पर बैठ गया, जैसे उसने बस एक सच्चाई रख दी हो, ताना नहीं। सर्वेंट्स ने ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करना शुरू किया। कॉफी की खुशबू, टोस्ट की महक और तनाव का धुआं तीनों साथ घुल गए। मिष्टी बिना कुछ बोले कुर्सी पर आ बैठी। उसका चेहरा सख्त था, पर अब आवाज गायब थी। अनवी अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी सोच में उलझी हो। उसकी नजर शुभ के जाने वाले दरवाजे पर टिक गई थी। वो सोच रही थी, कभी कभी घर की चारदीवारी के अंदर इंसान को अपने ही अस्तित्व का सबूत देना पड़ता है। वेद ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, भाभी, आप भी बैठिए ना। उसके चेहरे पर भाई जैसी सहजता थी। फिर उसने जोड़ा, कोई कुछ भी कहे, जितना हक इस घर पर मेरा और भाई का है, उतना ही आपका भी है। वेद के शब्दों में आत्मीयता थी, और उसी पल अनवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। वो धीरे से आकर वेद के बगल में बैठ गई, पर भीतर कहीं शुभ की कही बातें और मिष्टी के ताने, दोनों उसकी आत्मा में हल्की सी चुभन छोड़ गए थे। उसका हाथ टेबल पर रखे कॉफी कप तक पहुंचा, पर उसकी नजरें अब भी खिड़की के बाहर थीं, जहां शुभ जा चुका था, और शायद वहीं से एक नई कहानी शुरू हो रही थी।
जिंदल ग्रुप्स का ऑफिस उस सुबह भी अपने तेज रफ्तार में धड़क रहा था। मॉनिटर की नीली रोशनी, कीबोर्ड की टक टक और फोन की लगातार खनक। अनवर बस घड़ी घड़ी उधर उधर देख रही थी। उसके भीतर बेचैनी का एक अजीब सा हलचल था। डेस्क पर 4-5 लोग बैठे थे। सभी लैपटॉप के सामने झुककर तेजी से कोड और लॉग स्कैन कर रहे थे। चेहरे पर तनाव का रेखा साफ दिख रहा था। प्लीज जल्दी करो, अनवर ने एक बार फिर घबराहट में कहा। अपने साथी को बुलाओ, अगर कंपनी का डेटा लीक हुआ तो नुकसान बड़ा होगा। उसी बीच गलियारे से तेज कदमों की आवाज आई। एक युवा लड़का दौड़ता हुआ आया। पहले किसी ने उसे देखा भी नहीं, पर फिर वही जो उठकर अपनी कुर्सी से उसे अपनी जगह पर बैठने का इशारा कर रहा था। उसे बैठाओ, ये जाने क्या कर देगा। लड़के ने बिना घबराए लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर अचानक कीबोर्ड की उंगलियां उछलने लगी, जैसे कोई पियानो पर बाजा बजा रहा हो। कुछ ही पलों में कमांड लाइन पर लाल अलर्ट चले। लोग सांस रोके देख रहे थे। फिर लड़का, जिसे देखकर वही सहकर्मी हैरान रह गए, ने एक एक करके उन्हें शून्य कर दिया। ब्रेकअप पॉइंट सेट किया, नेटवर्क पोर्ट को आइसोलेट किया, बाहरी एक्सफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए फायरवॉल नियमों में झटपट बदलाव किए और बैकअप सर्वर से इमरजेंसी रिस्टोर प्रक्रियाएं चालू कर दी। किसी जादू की तरह जो डेटा अभी अभी जैक होने ही वाला था, वहीं रुक गया। स्क्रीन पर लाल चेतावनियां धीरे धीरे हरी में बदलने लगी। लॉग साफ होने लगे और सब सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर लौट आए। टीम के बीच एक तरह की सन्नाटे मिश्रित राहत फैल गई। कुछ सेकंड पहले तक जो भय था, अब उसकी जगह उत्साह और प्रशंसा ने ले ली। अनवर के चेहरे पर मुस्कान बढ़ी। उसने मन ही मन सोचा, जीजू तो बड़े कमाल के निकले। आधे घंटे से टीम जो संघर्ष कर रही थी, वही लड़का 10 मिनट में संभाल चुका था। उसने बिना किसी ढिलाई के मुद्दे की तह तक जाकर सही ठहराया। निफ्टी कमांड्स, तेज निर्णय और सबसे बड़ी बात, शांत मनोबल। सहकर्मियों ने आजादी से सांस ली और उस लड़के शुभ की तरफ इशारों से अपनी कृतज्ञता जताई। कोई बोला, यार कौन है ये, कितनी तेजी से काम करता है। तो कोई चिल्लाकर खुश हुआ, बच गए हम। वहीं अनवर की नजरों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। उसने देखा कि वही जिजू, जो पर्दे के पीछे वही मस्ती भरा बेफिक्र चेहरा दिखाता था, काम आते ही एकदम प्रोफेशनल, सक्षम और भरोसेमंद बन जाता है। उस पल उसकी बेचैनी को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे एहसास हुआ कि अपने नए घर में सिर्फ दिल नहीं, दिमाग और काबिलियत भी उसे सही जगह पर लाएंगी। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।